स्टेप्स होंगे और आफ्टर दैट पेस्ट करने में कितने स्टेप्स होंगे, वो सारे आपके सिस्टम कॉल में दिए हुए हैं। ये हमारा एग्जांपल था। ये सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल, तो शुरू करते हैं इसमें। तो सी में बनाया हुआ प्रोग्राम है और यही प्रोग्राम आपको सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन करना है इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम लैब। तो ये लिखा हुआ एग्जांपल ऑफ हाउ सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड। So for example, writing a simple program to read data from one file and copy them to another file. तो इसमें कई जगह हमारे वैलिडेशन भी लगेंगे, वेरिफिकेशन भी होगा, जैसे कि सोर्स फाइल जो आप नाम दे रहे हैं वो एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन पर। तो सबसे पहला काम क्या है, एक्सेप्ट करने के दौरान एक्वायर इनपुट फाइल नेम। ठीक है, तो इनपुट फाइल नेम आपको एक्वायर करना है या सिस्टम कॉल को। सिंपल सी बात है कि जो रिक्वायरमेंट होगी इनपुट के तौर पे, दैट विल बी फाइल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स। ठीक है, राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन। राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन का मतलब आप नाम देंगे, एक्सेप्ट इनपुट। ठीक है, इनपुट का जो सोर्स फाइल है वो एक्सेप्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्वायर आउटपुट फाइल नेम, राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, एक्सेप्ट इनपुट। आउटपुट फाइल जो भी है वो क्या है। ठीक है, अब देखिए जो वैलिडेशन की हम बात कर रहे थे कि एक बार तो नाम दे दिया, नाम मिलने के बाद सोर्स और डेस्टिनेशन, फिर वैलिडेशन चेक होगा कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। यानी कि ऐसी फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो डेस्टिनेशन फाइल नहीं हो सकती है, ऐसी कोई फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही वो सोर्स फाइल नहीं हो सकती। ठीक है, ओपन द इनपुट फाइल इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट। जो मैंने भी बोला है कि ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो हमारे इनपुट फाइल नहीं हो सकती है। तो इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट अबाउट, अगर हमारा इनकरेक्ट इनपुट हो सकता है भाई, हम गलत आउटपुट इनपुट नेम दे दे रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या है, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो आगे कॉपी कैसे हो। यही चीज हमारा डेस्टिनेशन में होता है कि डेस्टिनेशन फाइल आप क्रिएट करेंगे तो ऑलरेडी अगर उस नाम की फाइल क्रिएटेड है तो फिर हमारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाए। ठीक है, तो ओपन द इनपुट फाइल इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट अबॉर्ट, क्रिएट आउटपुट फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट अबॉर्ट। ठीक है, तो ये वैलिडेशन वाली बातें आ गई कि हमें डुप्लीकेसी चेक करना है। ऑलरेडी एग्जिस्ट जो कर रही है फाइल वो इनपुट फाइल होनी चाहिए, और जब अगर क्रिएट कर रहा है तो उस दौरान हमारा नेम हमारा यूनिक होना चाहिए इन द केस ऑफ डेस्टिनेशन फाइल। ठीक है, अब ये आपके लिए एक कॉमन सी बात हो गई कि लूप लग गया है। लूप के बाद क्या करना है, अगर ये सब कुछ ठीक है, इनपुट आउटपुट फाइल मिल गई, तो इनपुट में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो रीड फ्रॉम इनपुट फाइल, राइट टू आउटपुट फाइल अंटिल रीड फेल्स। तो रीड कब तक फेल होगा आपका, जब तक कि आपको कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, कैरेक्टर मिलना जैसे ही बंद हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो रीड ऑपरेशन होगा वो फेल होगा, और रीड ऑपरेशन फेल होते ही हमारा जो पूरा एंटायर एग्जीक्यूशन है वो हमारा टर्मिनेट होगा। ठीक है, until read fails, close output file, write completion message to screen, terminate normally। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसी तरीके से कि आपको पता है कि कीबोर्ड में जितनी भी की है वो एक इनपुट के तौर पर, एक कैरेक्टर के तौर पर यूज होंगी। ठीक है, तो स्पेस है उसके अगेंस्ट भी आस्काई वैल्यू है तो आपका एक इनपुट होगा। ठीक है, तो जब टर्मिनेट या एंड मार्कर की बात करेंगे तो कुछ भी अगर हम प्रेस नहीं कर रहे हैं तो दैट इज एंड मार्कर। ठीक है, तो वो हमारा एंड ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ फाइल शो करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम कॉल होती है, जो आपको एक सिंपल सा ऑपरेशन लगता है कि हमें राइट क्लिक करके कॉपी पे इंस्ट्रक्ट कर देना है और इसके बाद राइट क्लिक करके जाके हमें पेस्ट कर देना है। तो ये राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट में जो है इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है,
ये देखिए वही चीज लिखी हुई, बिहाइंड द सीन द फंक्शंस दैट मेक अप एन एपीआई टिपिकली इन्वोक द एक्चुअल सिस्टम कॉल्स ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो एक्चुअल सिस्टम कॉल को इन्वोक कराने की बजाय करता क्या है, वो आपका एपीआई बनाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली जो सिस्टम कॉल को इन्वोक कराने के बजाय हम क्या करेंगे कि एक एपीआई जनरेट कर देंगे, और वो एपीआई क्या करेगा, हमें सिर्फ उस एपीआई से इंटरेक्ट करना है, और वो एपीआई हमारा जो एक्चुअल सिस्टम कॉल है उससे अपना परफॉर्म करा लेगा जो भी टास्क करना है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जो पोर्टेबिलिटी का दिया हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर को हर बार एक्चुअल सिस्टम कॉल को इन्वोक कराने के लिए जो कंप्यूटेशन करना है या जो भी लॉजिक लगाना है उससे फ्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल सिस्टम कॉल होती है उसमें बहुत सारा डिटेल में आपको लिखा होता है, तो उसको हम डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। या जो इंटरफेस बार बार बीच में आ जा रहा है ना, अब इसी से आप समझ लीजिए कि एक्चुअली अगर हम सिस्टम कॉल के सारे स्टेप्स को इन्वोक कराएंगे या एग्जीक्यूट कराएंगे, तो उस केस में हमें कितनी सिस्टम कॉल्स के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या दिया, कॉपी का एक इंटरफेस दे दिया, तो कॉपी के अगेंस्ट जितनी भी चीजें हैं वो सारी हो रही हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा एक और अपर लेवल आ गया, अपर लेवल में क्या आ गया, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बन गया जो कि क्या होगा, हमारा सिस्टम कॉल्स को इन्वोक कराएगा। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी है कि एक सिस्टम के पे आपने डिजाइन किया तो कई सारे सिस्टम्स पे चल सकता है, रिगार्डलेस ऑफ विच टाइप ऑफ या हाउ आवर एक्चुअल सिस्टम कॉल्स आर बीइंग कॉल्ड। ठीक है, ये देखिए वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो पोर्टेबिलिटी का हो गया। ठीक है, ए पार्ट बी पार्ट एक्चुअल सिस्टम कॉल्स कैन बी मोर डिटेल्ड, ये मैं बता चुका हूँ अभी। सिस्टम कॉल इंटरफेस दैट सर्व्स एज द लिंक टू सिस्टम कॉल मेड अवेलेबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिस्टम कॉल इंटरफेस intercept function calls in the API and invoke the necessary system call within the operating system। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। अ नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल एंड द सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन्स अ टेबल इंडेक्स एसोसिएटिंग या अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। ठीक है, तो एक इंडेक्सिंग कर ली जा रही है, हर एक सिस्टम कॉल के करस्पॉन्डिंग एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर हमारा इंडेक्स के तौर पर काम करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ऑफ सिस्टम कॉल, ये रूटीन एंड सब रूटीन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये भी कुछ आपके लिए नया नहीं है और ना ही कुछ इतना ज्यादा लॉजिकल है कि हुआ जैसे प्रोसेस के टर्म में हुआ है, फाइल के टर्म में होगा, आईओ ऑपरेशन के टर्म्स में होगा, और भी कई सारे आप जितने भी फंक्शंस देखते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो इन डिटेल हम क्या करेंगे, उन सिस्टम कॉल को विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डोमेन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने तरह की सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं, या कितने बेसिकली हम बोलें कि सिस्टम कॉल कर्नेल की के थ्रू आपका ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस को एंड करना, अबॉर्ट करना, या प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस को टर्मिनेट करना, प्रोसेस के सारे एट्रीब्यूट्स को फेच करना, आईओ ऑपरेशंस के लिए वेट करना। तो ये अलग अलग देखिए, एंड, अबॉर्ट, लोड, एग्जीक्यूट, क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी। तो ये मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, बस ये आपका कुछ टर्म हो सकता है आपके लिए रिकॉल ना कर पा रहे हो। एलोकेट एंड फ्री मेमोरी आपको पता है कि प्रोसेस जब भी आपकी टर्मिनेट होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका
कंट्रोल ब्लॉक रहा होगा प्रोसेस का वो फ्री होगा। तो अगर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो हमारी मेमोरी भी फ्री होगी, बता चुका हूँ। तो वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, और सिग्नल के बारे में भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट मैंने किया था कि की स्ट्रोक आपने किया, कीबोर्ड से आपने कोई कैरेक्टर हिट किया, तो हिट करने का मतलब की स्ट्रोक आपका एक्टिवेट होगा और वो डिवाइस कंट्रोलर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि दैट पर्टिकुलर बटन हैज बीन हिट। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो भी आउटपुट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ चाहे टेक्स्ट हो, चाहे आपका वर्ड फाइल हो, या वट एवर जो भी एंटर आप किसी प्रोग्राम में कर रहे हो, जो भी हो सकता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। इसी तरीके से फाइल मैनेजमेंट में क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन क्लोज, रीड राइट, रीपोजिशन। रीपोजिशन आपका वही कि कर्सर को आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाके अपना काम करें। गेट द फाइल एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट समझ रहे हैं, रीड ओनली, कितना साइज है, ठीक है, कब क्रिएट हुई है, ओनर कौन सा है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फाइल नेम, फाइल का ओनर कौन है, किस डेट पे क्रिएट हुई है, लास्ट मॉडिफाइड क्या है, फाइल का साइज क्या है, फाइल के जो परमिशन है, जो एक्सेस राइट्स हैं वो क्या है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। डिवाइस मैनेजमेंट, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है, रिक्वेस्ट डिवाइस या किसी भी डिवाइस की, रिलीज डिवाइस, रीड राइट, रिपोजिशन, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट, लॉजिकली अटैच और डी अटैच डिवाइस। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, ठीक है, गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट, गेट सिस्टम डेट, सिस्टम डेटा, सेट सिस्टम डेटा, गेट प्रोसेस फाइल, ये कम्युनिकेशन। तो नॉर्मल है ये सारी चीजें। तो आपने देखा कि जब भी हम सिस्टम कॉल की बात कर रहे हैं तो डोमेन वाइज हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लिया कि पहले आपका क्या हुआ, प्रोसेस कंट्रोल आ गया, फाइल मैनेजमेंट आ गया, डिवाइस मैनेजमेंट आ गया, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस आ गया, एंड कम्युनिकेशन आ गया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आईपीसी में डिस्कशन हुआ था काफ़ी ठीक से। ठीक है, कि विद इन सिस्टम भी होता है आपका आईपीसी, और आपका विद इन नेटवर्क भी मैसेज पासिंग के थ्रू आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल हुआ। अब हमें यही जो है टास्क परफॉर्म करना है लैब में। ठीक है, कोड में दूंगा जब होगी कल लैब, अगर होपफुली फिर से वही बात की तबीयत कुछ ज़्यादा ही टाइम के लिए गड़बड़ हो गई है, रिदम ना ब्रेक हो, इसलिए आज क्लास ले ली है, वरना इंटरेस्ट कम हो जाता है जब बार बार क्लासेस हमारी नहीं होती हैं, तो इसलिए क्लास होना ज़रूरी थी। ठीक है, जितना भी ज़्यादा हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर वापस आते हैं, लैब की बात हो रही थी। तो लैब में हमें करना क्या है कि फाइल को कॉपी करना, किसी फोल्डर को क्रिएट करना, या किसी फोल्डर में फाइल्स को काउंट करना, या किसी स्पेसिफिक टाइप के एक्सटेंशन की फाइल को हमें फेच करना, ये सारी आपकी सिस्टम कॉल के अगेंस्ट आप सी में प्रोग्राम बनाएंगे। जो हमारा लैब का वर्क होगा वो हमारा सिंपल सी में होगा, वो आप देख लीजिए किस पे आप कैसे करना। ठीक है, 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लीजिए ये सब चीजें जो भी आई हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, इसको आपने यूज किया होगा, भले ही आपको डेफिनेशन ना क्लियर हो। ठीक है, लेकिन वर्चुअल मशीन आपने यूज किया होगा। बहुत ही कॉमन आपका एक जो प्लेटफॉर्म आता है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आता है दैट इज, the machine which is not existing physically, it is virtual in existence.
ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब क्या हुआ कि हमें फिजिकली वो चीज आपकी सामने विजिबल नहीं होगी, बट जो फंक्शंस होंगे किसी पर्टिकुलर मशीन के, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के, वो सारे प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। फायदा क्या है उससे? फायदा यही है कि हमें एक सिंगल सिस्टम पे सेम टाइम पर, सिंगल सिस्टम पे सेम टाइम पर एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। जो अवेयर हैं, जो मैं वीएम वेयर की बात कर रहा हूँ कि आप लाइनक्स भी पैरेलली चला लेते हैं और विंडोज भी पैरेलली चला लेते हैं। नॉर्मल सिस्टम में क्या होगा, आप दोनों डुअल बूट रखा होगा लेकिन वन एट ए टाइम। ठीक है। लेकिन VMware यूज करते हुए ही आप क्या कर सकते हैं कि एक से ज्यादा जो है हमारे सिस्टम्स का इन्वायरमेंट हम सेम समय पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्चुअल मशीन में द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड अ वर्चुअल मशीन इज टू abstract the hardware of a single computer। वॉइस तो ऑन है भाई, और किसी को वॉइस अबे चेक करो, वॉइस ऑन कर दी है मैंने, म्यूट नहीं है। अभिषेक, अभिषेक प्रियदर्शी, प्रॉब्लम है आपको भी? और कोई है? शिवांश, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। क्लियर है भाई अभिषेक, देख लो, शायद आपके एंड पे नेटवर्क का कोई इशू हो, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक हो रही होगी तो समझ सकते हैं, लेकिन अब फिर से मेरे पास भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहा हूँ उसको आप रेफर करिए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर कभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, यू कैन मैसेज मी, और अगर आपको मैसेज से क्लियर नहीं हो रहा है डाउट, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, फोन कर सकते हैं आप मुझे और मैं इजिली आपको बता दूँ। ठीक है। तो आइडिया क्या हुआ? फिर से वही चीज की मेन, हमारा जो वर्चुअल मशीन में ये इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का पर्पस क्या है? हर एक चीज में होता क्या है कि हमें उसके पीछे का पर्पस पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक मशीन में हम आपका वर्चुअली कई सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहे हैं, यानी कि हम जो भी कॉस्ट इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ अवर हार्डवेयर। ठीक है। तो सिंगल कंप्यूटर में सीपीयू हो गया, आपका डिस्क हो गया, बसेस हो गई, मेमोरी हो गई, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, इन सबका जो है शेयरिंग हो गई एक सिंगल सिस्टम। ठीक है। बट इंटरफेरेंस क्या होता है? एक दूसरे का नहीं होता है, जो कि नहीं होना भी चाहिए। ठीक है। VMware, जिन लोगों ने नहीं किया है थोड़ा सा सर्च करिएगा, कॉमन सा है काफ़ी। अगर आप जनरली आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने यूज़ किया होगा, तो नहीं भी किया तो आप एक VMware, एक बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर आता था, अब तो उसके कई सारे वर्जन्स भी आ गए होंगे, तो देख लीजिएगा। तो उसमें एक साथ आप क्या कर सकते हैं, पैरेलली एक से ज़्यादा इन्वायरमेंट पे, या इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये लगेगा कि एक सिस्टम पे हमें मल्टीपल सिस्टम्स का इल्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है। ये कुछ आर्किटेक्चर दिया हुआ है, देखिए ये जो VMware की हम बात कर रहे हैं, कोई और भी आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, वर्चुअल मशीन इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पर आप VMware को पुट करेंगे। ठीक है। ये हार्डवेयर है, ये देखिए दोनों चीजें कॉमन है। ठीक है।
अब शुरू होता है वर्चुअल मशीन यहाँ से, दिस इज योर वर्चुअल मशीन 1, दिस इज योर वर्चुअल मशीन 2, दिस इज योर वर्चुअल मशीन 3। तो ये जो हार्डवेयर है वो सबके लिए कॉमन है। जो हमारा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए आपका यूजर 1 हो सकता है, या यूजर एक ही यूजर है जो कि पैरेलली आपके कई सारे इन तीनों को यूज कर रहा है। तो क्या है, VM1, VM2, VM3। वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3, सबके अपने अपने कर्नेल हैं और सबकी अपनी अपनी प्रोसेसर है। यानी कि लाइनक्स आपने इंस्टॉल कर दिया, एक में विंडोज 10 कर दिया, एक में विंडोज क्या XP कर दिया, तो ये आपकी तीनों मशीनें एक साथ वर्चुअली एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, आप एक मशीन को मिनिमाइज करके दूसरी मशीन पे काम कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल टर्म इसीलिए आ रहा है कि अगर हम फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो फिजिकल एग्जिस्टेंस में ये सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग 3 मशीन होनी चाहिए इसके लिए, या एक ही सिस्टम में आपने 3 अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं तो आप यूज एक ही कर पाएंगे एक समय। तो जनरली हम करते हैं कि सिस्टम बूट किया, या तो आप विंडोज 10 पे लॉगिन कर जाएं, या तो आप जो है यूबंतु पे लॉगिन कर जाएं जो लैब में हमारे पास है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को एक साथ अगर यूज करना है तो यू हैव टू यूज वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दिस इज योर वर्चुअल मशीन। There are several reasons for creating a virtual machine, all of which are fundamentally related to being able to they the same hardware yet run several different execution environment, different operating system, जो मैं भी बोल चुका हूँ कि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिफिकल्टी विद द वर्चुअल मशीन अप्रोच इज डिस्क सिस्टम। तो डिस्क सिस्टम का मतलब क्या होता है? डिस्क सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो जनरली हम कैलकुलेशन क्या करते हैं कि हमारे पास 1 GB या 10 GB का है, और कोई भी एक 10 GB का स्पेस है, और एक जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है वो 2 GB का स्पेस लेता है। ठीक है, तो हम 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि उसी प्रोपोर्शन में आप वर्चुअल मशीन क्रिएट सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन जो सॉफ्टवेयर है, जो VMware है, उसको भी आपको कुछ स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ होगा, सपोज दैट द फिजिकल मशीन हैज 3 डिस्क drives but wants to support 7 virtual machines. It cannot allocate a disk drive to each virtual machine because the virtual machine software itself will need substantial disk space to provide virtual machine and space. ठीक है, अब स्पूलिंग की बात करते हैं। देखिए, वही बफर की जो बात हम नहीं कर रहे थे, शुरुआत में आपको बताया था, वही चीज आ गई स्पूलिंग। तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को वो बफर करता है, इसलिए स्पूल बोल दिया जाता है। किस तरह के इंस्ट्रक्शन को? वो इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होने हैं 1 by 1, लेकिन ड्यू टू स्पीड इशू या ड्यू टू फंक्शनलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस, इट कैन नॉट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। अगर साइमल्टेनियसली या पैरेलल एग्जीक्यूशन करना है तो यू मस्ट हैव दैट नंबर ऑफ डिवाइसेस। दैट नंबर ऑफ डिवाइसेस मीन्स कि अगर n नंबर ऑफ टास्क को आपको एक साथ एग्जीक्यूट कराना है तो आपके पास n फिर पेरिफेरल डिवाइसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पूलिंग में क्या हुआ, spool is a buffer that holds output for a device, ठीक है, such as printer। प्रिंटर के साथ एसोसिएट करता है। सिस्टम सर्विसेज में जाइएगा आप, उसमें देखिए प्रिंट स्पूलर करके दिया भी होगा। Although printer can serve only one job at a time, several applications may wish to print their output concurrently without any mixing. Each application output is spooled to a separate disk file by an operating system. ठीक है, when an application finishes printing, the spooling system queues the corresponding spool file to the printer. The spooling system copies the queued spool file to the printer one at a time। ठीक है, तो प्रिंटर से रिलेटेड है, आउटपुट को होल्ड कर रहा है। एक सारी की सारी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि
एक फाइल में एक सिंगल पेज हो सकता है और एक फाइल में 10 पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्लिक 1 के लिए किया तो एक बार में प्रिंट निकल आया, आपको लगा कि हाँ ठीक है, अब दूसरा भी तुरंत आ जाएगा, लेकिन उसमें 10 फाइलें हैं, तो वाइल इट इज़ इन यूज़ तब तक आपने तीसरी फाइल का प्रिंट कमांड दे दिया तो वो सब सारी आपकी स्पूलिंग में स्पूलिंग कहलाया जाएगा, या बफर स्पेस होगा जिसको स्पूल बोलेंगे, प्रिंट स्पूलर, वहाँ पर स्टोर होता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी 5th स्लाइड खत्म हो गई। अब आपको फिर से मैं कहूँगा कि आप ये सारी जो स्लाइड्स हैं उनको रिव्यू करिएगा, ठीक है, पांचों स्लाइड्स को, और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए आफ्टर ऑल दीज लेक्चर्स। ठीक है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कभी। अब जो नेक्स्ट हम लेकर चलेंगे, प्रोसेस कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। तो ये बता चुके हैं प्रोसेस जो है, ये पार्ट अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि जब इसके बारे में पढ़ेंगे ही, कुछ खास लिखा भी नहीं हुआ है, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा आपका डिटेल में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, प्रोसेस इंक्लूड जैसे प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, डेटा सेक्शन, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम देखेंगे उसमें हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोसेस जो कॉन्करेंसी टर्म मैंने बोला भी है, इंटरलीविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक पैरेलल भी मैं बता चुका हूँ, करंट भी बता चुका हूँ। तो पैरेलल में आपका क्या है, एक ही समय पे एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और जो हमारा कॉन्करेंसी है वो बोला गया है इंटरलिविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक का एग्जीक्यूशन हो रहा है, किसी वजह से अगर इंटरप्ट हो रहा है दूसरे का शुरू हुआ, फिर पहले का शुरू हुआ, फिर तीसरे का शुरू हुआ, फिर दूसरे का शुरू हुआ, तो इस तरीके से जो सिंक्रोनाइजेशन होता है उसको हम कॉन्करेंसी बोलते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यूनी प्रोसेसर में आपका जनरली कॉन्करेंसी ही अप्लाई होगा। अब इसमें डिफिकल्टीज क्या है, शेयरिंग ग्लोबल रिसोर्स safely is difficult, optimal allocation of resources is difficult, different process progress at different rate due to different processors speed। ठीक है, लास्ट वाले से शुरू करें कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि एक प्रोसेस अगर लाइन्स ऑफ कोड जितने भी दिए हुए हैं वो n नंबर ऑफ टाइम्स में हो सकता है, तो दूसरा भी सेम ही लाइन ऑफ कोड में n ही में होगा। उसका जो नेचर होगा, इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंट हो सकते हैं, तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगा। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज डिफिकल्ट का मतलब क्या हुआ है, तो डिफिकल्ट, ऑप्टिमल जो वर्ड जुड़ा हुआ है ये हमारा की पॉइंट है। एलोकेशन तो हमारा हो जाएगा रिसोर्सेज का, बट वो एलोकेशन हमारा ऑप्टिमल होना चाहिए। ऑप्टिमल का मतलब ये होता है कि किसी भी एक रिसोर्स को बेटर से बेटर हम यूटिलाइज कर सकें, यानी कि वो पर्टिकुलर जो भी हमारा रिसोर्स दिया हुआ है वो वेस्ट किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। वेस्टेज का मतलब क्या हुआ, वेस्टेज का मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक प्रोसेस को आपने फॉर एग्जांपल सीपीयू एलोकेट किया, अब वो सीपीयू को एलोकेट करने के बाद क्या है, प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, वेट कर रही है, लेकिन सीपीयू का एलोकेशन अभी भी उस प्रोसेस के पास है। तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ सीपीयू। सिंपली मेमोरी आपने एक्वायर कर रखा है, बाकी सारी प्रोसेस भी लाइन में लगी हुई है, बट मेमोरी हमारी फ्री नहीं हो पा रही, तो दिस इज ऑल्सो अ वेस्टेज। तो ये जो ऑप्टिमल एलोकेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। उसका भी एक एग्जाम्पल देंगे, उससे आपको क्लियर होगा। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, शेयरिंग ग्लोबल रिसोर्सेज सेफली इज डिफिकल्ट। और ग्लोबल रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर किसी पेरिफेरल की बजाय आपका डेटा स्ट्रक्चर्स है। ग्लोबल का मतलब ही डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो डेटा स्ट्रक्चर्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो उन डेटा स्ट्रक्चर्स या उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उन टर्म्स में हमारा जो ग्लोबल जो शेयरिंग है वो डिफिकल्ट हो जाती है। उसी का एग्जांपल आपको दे रहे हैं आगे जाके कि कैसे डिफिकल्ट होगा।
एक कॉन्करेंसी का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा भाई, जितने भी लोग एक्टिव हैं। और प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो, वैसे क्लास में जब डिस्कस होता है तो मैं ये क्या करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ, कुछ कंडीशंस में लगाने के बाद पूछते हैं कि इन सब वैल्यू वेरिएबल्स में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पास ग्लोबल जो डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको हमने ग्लोबल रिसोर्स बोला है, उसको हम अगर शेयर कर रहे हैं तो शेयर करने में क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं, R1 R2 अप टू RM, और ये प्रोसेस है P1 P2 अप टू Pn। तो ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, देखिए P1 ने क्या कर रखा है, R1 को एक्वायर कर रखा है, या R1 की रिक्वायरमेंट, अभी सिर्फ इतनी देखिए आप, रिक्वेस्ट और एक्विजिशन की बात नहीं करते हैं अभी सिर्फ ये देखते हैं कि P1 को कौन कौन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो ये देखिए R1 से भी अटैच है और ये RM से भी अटैच है, P2 देखिए R2 से भी अटैच है और R1 से। तो इस तरीके से रिसोर्सेज की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये मानिए कि R1 की जरूरत किसको है, P1 को भी है और P2 को भी है। तो यहाँ पर अगर हम ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए कुछ ये लिखा हुआ कि CH इन, कैरेक्टर इन दिया हुआ, आप पढ़ चुके हैं सी में, गेट कैर दिया हुआ है, फिर CH आउट लिखा हुआ, CH आउट इक्वल टू कैरेक्टर इन CH इन, पुट कैर पुट कैर CH आउट। तो यहाँ पर बताया गया है कि इमेजिन टू प्रोसेस P1 एंड P2, इसी की बात करी जा रही है, बोथ एग्जीक्यूटिंग दिस कोड एट द सेम टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूट करने दीजिए। CH इन पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट कराएंगे विद द फॉलोइंग इंटरलीविंग ड्यू टू मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन 5 जो स्लाइड्स हैं और जितना भी लेक्चर का एक्सप्लेनेशन अभी तक हुआ है वो सारा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। P1 enters this code but is interrupted after reading the character X into CHN। तो P1 ने क्या किया, CHN में X को स्कैन कर लिया, तो यहाँ पर CHN में क्या वैल्यू आएगी, X। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू P1 इंटरप्ट हुआ है, कोई भी वजह हो सकती है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, P2 आ गई, P2 enters this code and runs it to completion, reading and displaying the character Y। ठीक है, तो क्या हुआ, कैरेक्टर Y को इसने यहाँ पर पूरा भी, जब P2 आ गई तो कहां से स्टार्ट करेगी, CHN से। इसने क्या किया, Y को कैरेक्टर के तौर पर इनपुट में लिया, तो जो X था उसकी वैल्यू क्या ओवरराइट होके Y आ गई। CH आउट में क्या वैल्यू आएगी, Y। पुट कैर, क्योंकि ये फाइनल पूरे तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो फाइनली वैल्यू कितनी इसकी आएगी, Y। ठीक है, अब P1 का एग्जीक्यूशन रिज्यूम हुआ, जब रिज्यूम होगा तो वो यहाँ से नहीं शुरू करेगी, वो यहाँ से शुरू करेगी, CH आउट से। तो यहाँ पर CH आउट इक्वल टू CH इन किया और पुट कर CH आउट किया, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, Y, जो कि सही है गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि जो P1 ने वैल्यू X स्कैन करी थी दैट वाज X, लेकिन इंटरलीविंग हुई इंस्ट्रक्शंस का, आपका एग्जीक्यूशन हुआ, तो जो वैल्यू आई P1 के केस में वो Y आ गई जो फाइनल आउटपुट आएगा, और P2 के केस में भी Y आ गई। P2 के केस में इट इज ओके, बट P1 के केस में इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिसोर्सेज का जो शेयरिंग है वो डिफिकल्ट होती है। तो अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम करता कैसे ये सारी चीजें।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ऐसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मैंने आपको नाम दिया था पहले, एक टर्म होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इस तरह की एक्टिविटीज जब भी शेयरिंग ग्लोबल रिसोर्सेज की बात होती है, जहां पर रीड राइट ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है, तो उस केस में हम म्यूचुअली जो है एक्सक्लूसिव ऑपरेशन करते हैं, या जिसको आप एटॉमिक ऑपरेशन बोलते हैं, वन एट ए टाइम ओनली। ठीक है, तो वो आगे के कॉन्सेप्ट जब आएंगे तब देखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। ये अब आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रिटिकल सेक्शन, पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद पूछेंगे आपसे। कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन प्रोसेसेस P0, P1, Pn minus 1. Each process has a segment of code called critical section, in which the process may be changing common variables, updating a table, writing a file, and so on. ठीक है, तो सिस्टम में n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं, और n नंबर ऑफ प्रोसेसेस में जो आपका कोड लिखा है वो कोड सब क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा जब उसमें कुछ कॉमन वेरिएबल्स या टेबल अपडेट या राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, और n नंबर ऑफ प्रोसेसेस में कुछ लाइंस ऑफ कोड ऐसे लिखे हुए हैं जिसमें वो ग्लोबल जो डेटा स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं उनके साथ ऑपरेशंस किया जाना है। ऑपरेशंस किए जाने में जो एक्टिविटीज होती हैं वो मान लीजिए कि फाइल्स को आपका अपडेट करना है, टेबल्स को, फाइल्स को राइट करना है, या कि कॉमन वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करना है। ठीक है, तो जो n नंबर ऑफ प्रोसेस का सिस्टम बोला गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यही आता है इंटरव्यू में कि आप क्या क्रिटिकल सेक्शन सारी प्रोसेसेस का अलग अलग होता है? यस, हर एक प्रोसेस का अपना क्रिटिकल सेक्शन होता है, कोई सिस्टम का क्रिटिकल सेक्शन नहीं होता। सिस्टम में n नंबर ऑफ प्रोसेस है, और n नंबर ऑफ प्रोसेस का अपना अपना क्रिटिकल सेक्शन है। क्यों? क्रिटिकल सेक्शन कोई एक फिक्स्ड लोकेशन से लेके फिक्स्ड लोकेशन से शुरू होकर फिक्स्ड लोकेशन पे खत्म नहीं हो रहा है। एक फाइल में कई क्रिटिकल सेक्शंस हो सकते हैं, जहां कहीं भी आप ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ अपडेशन, राइटिंग, चेंजिंग, ये सारी चीजें देखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर? अगर बहुत ध्यान से सुना है तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हर एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन अपना अपना होता है। एक प्रोसेस में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें जो ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर अगर हम एक से कई बार यूज कर रहे हैं तो हमारे पास उतना ही क्रिटिकल सेक्शन हो जाएंगे प्रोसेस के। अब जो मैं बात कर रहा था कि फिर ये ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे होंगे, तो वो आगे लिखा हुआ देखिए। When one process is executing in its critical section, no other process is to be allowed to execute in its critical section. Means critical section की definition आपको क्लियर है, यानी कि कोई भी अगर कॉमन डेटा स्ट्रक्चर के साथ ऑलरेडी एक प्रोसेस वर्क कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, तो दूसरी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। ठीक है, कॉमन वेरिएबल्स है तो उनकी वैलिडेशन जरूरी है पहले। यही होता है काम करने में और आराम करने में। खैर, that means no two processes are executing in their critical section at the same time. ठीक है, the critical section problem is to design a protocol that the each process must request permission to enter its critical section. अब ये सारी चीजें कैसे होती हैं, तो इसका एक प्रोसीजर है आगे क्रिटिकल सेक्शन में। तीन कंडीशंस हैं। ये जो परमिशन वाली बात करी जा रही है, तो परमिशन के लिए क्या होगा, हमारा चेक पॉइंट लगा होगा इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, और हर एक प्रोसेस को वो कंडीशन चेक करनी होगी कि ये कंडीशन पर्टिकुलर किस
प्रोसेस के फेवर में जा रही है, यानी कि सिर्फ वही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ होगी। यहां तक भाई समझ में आ रहा है? विकास, अगर सुन रहे हो तो बोलो यस और नो। श्याम, अच्छा ठीक है मलिक साहब, ठीक, समझ में आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक गुप्ता जी, ओके ओके। तो अब ये जो नीचे दिया हुआ है, दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन स्ट्रक्चर, मतलब द सेक्शन ऑफ कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज द एंट्री सेक्शन। तो जब मैं बोल रहा था कि कंडीशन होगी जो कि चेक होगी और जिस किसी के भी फेवर में वो कंडीशन जाएगी, दैट प्रोसेस विल बी अलाउड टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, तो उसको बोलते हैं हम एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन के बाद क्या होता है? एंट्री सेक्शन के बाद हमारा एग्जीक्यूशन या कोड होगा, और कोड के बाद आपका एग्जिट सेक्शन होगा, और एग्जिट सेक्शन के बाद रिमाइंडर सेक्शन। तो रिमाइंडर सेक्शन आपका वो सेक्शन होगा जिसमें हमारा क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट नहीं होगा, ऐसे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। तो एंट्री सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, रिमाइंडर सेक्शन और एंट्री एग्जिट के बीच में हमारा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले हमारा एंट्री सेक्शन होगा जिसमें कंडीशंस दी होंगे, वो कंडीशन डिसाइड करेंगी कि प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है या नहीं। इसके बाद मान लीजिए आइडल केस ले लिया कि ठीक है फेवर में गई, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया, इसके बाद एग्जिट सेक्शन हुआ, जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएगी तो उसके बाद कुछ क्रिटिकल कुछ कंडीशंस आपकी चेंज होंगी और उसके बाद हमारा रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन फॉर्मेट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ये देखिए डू, ये लूप लगा रखा, एंट्री सेक्शन, यहाँ पर आपका कंडीशंस दी होंगी, ये देखिए क्रिटिकल सेक्शन जो मैं बात कर रहा था कि इन दोनों के बीच में क्रिटिकल सेक्शन होगा, देन एग्जिट सेक्शन, रिमाइंडर सेक्शन, जब तक ये ट्रू, ठीक है। अब ये देखिए सोल्यूशन लिखा हुआ है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे हम। उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड थर्ड वन इज बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल शुरू कर लेते हैं क्वेरी सेक्शन, अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। ये मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए रिव्यू कर लीजिए थोड़ी देर, फिर मैं पूछना शुरू करता हूँ। नहीं, पत्ती दिलवा के 121 से 130, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे भी। अब 121 टू 130, परेशान मत हो यार, कोरोना नहीं है, खांस रहे तो सोच रहे हो कोरोना हो गया है क्या। 131 टू 140, 131 टू 140, 141 टू 150। एक मिनट मलिक साहब कुछ पूछ रहे हैं। लास्ट 3 पॉइंट्स एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर, एंट्री एग्जिट एंड रिमाइंडर। एक मिनट, मलिक साहब का आंसर कर दें पहले। देखिए ये है आपका, जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो आगे आपका लिखा हुआ है ना ये,
तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये इसी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड थर्ड वन इज बाउंडेड वेटिंग, इसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है। यानी कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा सेक्शन लिखा हुआ है क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, अब इस सेक्शन को हमें एग्जीक्यूट कराना, प्रोसेस एक से ज्यादा है, जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस है तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी सबसे, तो ये एक एंट्री सेक्शन होगा। तो एंट्री सेक्शन में अगेन क्या होगा, ये एंट्री सेक्शन में वो कंडीशंस दी होंगी जो कि सारी प्रोसेसेस को बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इसमें कंडीशन अभी जब आगे एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। इसमें वो कंडीशन दी होंगी जो कि जिस किसी भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्लैग ले लिया या टर्न ले लिया, इसी तरीके के टर्म आप आगे यूज होंगे। फ्लैग ले लिया, फ्लैग किसको सेट है, टर्न किस पर्टिकुलर प्रोसेस का है, जिसका पर्टिकुलर प्रोसेस का है उसको आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने दें, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन आपका, क्रिटिकल सेक्शन से पहले आपका एंट्री सेक्शन, जहां पर आपकी कंडीशन चेक होंगी कि प्रोसेस हमारी एंटर कर सकती है क्रिटिकल सेक्शन में या नहीं। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई, तीसरा आपका पॉइंट हो, दूसरा मतलब क्रिटिकल सेक्शन मान लिया। एग्जिट सेक्शन क्या होगा, जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन में बाहर आएगी, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करते जैसे ही बाहर आएगी तो कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू वो चेंज करेगा, ताकि क्या होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर चुकी है, अब किसी दूसरी प्रोसेस का अगर टर्न है तो वो इजीली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सके। तो एग्जिट सेक्शन में अगेन कुछ हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि चेंज, ये रिमाइंडर जो सेक्शन लिखा हुआ है ये पूरा एंटायर जो कोड प्रोग्राम की कोड की बात कर रहे हैं, वो आपका रिमाइंडर सेक्शन वो सेक्शन होगा जिसमें क्रिटिकल सेक्शन के कोई भी ग्लोबल जो डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं, ठीक है। दैट्स इट। तो हमारा मेन फोकस ये क्रिटिकल सेक्शन को, ठीक है मलिक साहब। 141 to 50, वन 51 to 160, 151 to 160, rest of the class, any doubt? चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। होपफुली कल फिर मिलेंगे, तबीयत ठीक रहे, ऐसे ही बस आप लोग मनाते रहिए, कल फिर से क्लास लेंगे। हाँ, कल लैब भी कोशिश करेंगे कि ले लें, थोड़ा सा रिदम में आ जाए, अदरवाइज मैंने शुरुआत में बोला था ना कि सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट आपका जानने लगता है अगर ज़्यादा ब्रेक हो जाए। कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, भले कम ड्यूरेशन का हो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, पूरा फुल क्लास लेंगे, ठीक है। थैंक यू।